हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने 12th क्लास का एक चैप्टर चालू कर दिया है सॉल्यूशन नाम का, ठीक है। और जो भी एग्जाम में वो चैप्टर आ रहा है वो बच्चा पढ़ सकता है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहा हो। बात समझ में आ गई? जो भी टॉपिक उससे मिलते हैं तो वो उन टॉपिक्स को पढ़ सकता है। अब मैं 11th क्लास का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, जिसके बिना आगे आने वाली जितनी भी केमिस्ट्री है उसको सीखना मुश्किल है, ठीक है। और जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट के नाम से ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से है। किस नाम से चैप्टर है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। तो अब सभी को मैं बता दूं, ठीक है, कि जैसे कि मैंने 5 महीने पहले दिवाली पे बोला था कि इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है केमिस्ट्री से रिलेटेड धीरे धीरे करके। तो आप सभी को मैं बता दूं, जेई एडवांस के क्वेश्चन पीवाईक्यू जो भी हैं, जेई मेंस के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, जेई एडवांस का पेपर एनालिसिस, नीट का पेपर एनालिसिस, मेंस का पेपर एनालिसिस, और इसी के साथ कंटेंट भी अब आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने बोला था, तो 12th का फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है और 11th का भी मैं फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम मोल कॉन्सेप्ट है। बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। जितने भी बच्चे 10th से 11th में आते हैं, ठीक है, उनको कि देखो सब बच्चे कोचिंग ले पाए जरूरी नहीं है। और खैर अभी तो ऑनलाइन का टाइम है, तो हो सकता है सब बच्चे कहीं ना कहीं तरीके से 10th को ऑनलाइन पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बच्चे के वीक रह जाते हैं। तो मैं मेरी तरफ से मैं एक ही लाइन पे काम करता हूँ कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बेसिक से, और फिर धीरे धीरे अपन आप जितना भी लेवल सोच रहे हैं वहां तक पहुंच जाएगा। चाहे कोई बच्चा जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। बात समझ में आ गई? इस चैनल पे आपको जितने भी इंटरेक्शंस है, करियर एडवाइस, ठीक है ना, वो भी बहुत सारे, कम से कम अप्रोक्स 50 प्लस इंटरेक्शंस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और पीवाईक्यू तो चलते ही रहते हैं और अब कंटेंट भी चलने वाला है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आप अगर आपका प्यार मिलता जाएगा तो कंटेंट की जो फ्रिक्वेंसी है वीडियो की वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आए, ठीक है, और डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक से हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो मेरा रेफरेंस जो रहने वाला है, जो हर बच्चे के पास होता है, ठीक है, एनसीईआरटी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम मैंने बोला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। उसमें ध्यान से सुन लो दोनों बच्चे, सब बच्चे, कि आपको जब 10 से 11th में आप कहीं भी पढ़ रहे हो ना, एक चीज का ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि आपको जब 10 से 11th की जब आप पहली क्लास लेने जाओ ना, उससे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कि जैसे आपको फॉर्मूले बनाना आना चाहिए, ठीक है, आना ही चाहिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। फॉर्मूले बनाना आना चाहिए आपको, जो आपने 8th 9th 10th में पढ़ा है ना केमिस्ट्री से रिलेटेड। हो सकता है आपको मजा नहीं आया हो, लेकिन हो सकता है यहाँ आप जब वीडियो देखो तो आपको मजा आ जाए, डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था क्या क्या चीजें आपको रिवाइज करनी है, फॉर्मूले बनाना आपको आना चाहिए, और जो बेसिक बातें वो तो मैं अभी बताने ही वाला हूँ। तो जो ये फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है ना, वो बहुत बेसिक रहने वाला है। जिन बच्चों को ये लेक्चर आता है वो आराम से स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जरूर सुन लेना, एक बार आप देखेंगे तो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूं मैटर की, ठीक है। सर इतना बेसिक से स्टार्ट करोगे क्या? जी हाँ, मैं आपको ये फील ही नहीं होने दूंगा कि हम कब 8 9 10 से 11th में आगे बढ़ जाएंगे। वो जो गैप दिखता है ना बच्चों को, ये जो गैप दिखता है वो मैं खत्म कर दूंगा पूरा, ठीक है ना। चलिए, तो आप मेरे को लिंक कर पाओगे, पेशेंस रखना लेकिन। तो मैं आप सभी के सामने सबसे पहले तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है। तो आप जब 11th की एनसीईआरटी उठाएंगे ना, बहुत ताकत है उसमें, बहुत ताकत है। तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वैसे ही आप जब शुरुआत में उठाएंगे तो उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिख रखी हैं कि भैया जो हमारी केमिस्ट्री है वो केवल 118 एलिमेंट तक ही नहीं है। मिलियंस ऑफ कंपाउंड, इनफाइनाइट्स ऑफ कंपाउंड है, एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे सराउंड में हमारे काम आते हैं डेली लाइफ में। तो केमिस्ट्री को उन्होंने बहुत प्यारी लाइन से डिफाइन किया है कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप
मटेरियल सब्सटेंस की अब भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आई होप कि आप आज से बहुत टाइम बाद केमिस्ट बन जाओ, ठीक है। और हमारे इंडिया को अच्छे केमिस्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। रिसर्चर बन जाओ तो इतने लेवल तक आपका इंटरेस्ट बन जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है ना। तो मटेरियल सब्सटेंस की हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं। वो जो भी बात हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं ना उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, किसी बच्चे की इच्छा हो तो मैं इच्छा नहीं मारूंगा, आराम से पढ़ें। उसमें आप सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले। महर्षि कनाद का नाम आपने सुना होगा, डेमोक्रिटस का नाम आपने सुना होगा, ल्यूकिपस का नाम आपने सुना होगा जिसने एटम के बारे में नाम दिया था, ठीक है ना। उसके बाद आप इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे कि आज के टाइम पे हमारे सराउंड में कितनी इंपोर्टेंस रोल प्ले करती है केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई। इन सबको पढ़ने के बाद आप आओगे इस पे, मैटर पे। तो मैटर क्या होता है आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। अब तो 9th क्लास से ये चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है, नई जो एनसीईआरटी आई है अभी। चलिए, तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको क्या बोलते हो आप, मैटर बोलते हो। सिंपल सा पेन मेरे हाथ में रखा मैंने, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, और इसका कुछ मास होगा, उसको आप क्या बोलते हो, मैटर बोलते हो। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब अगर हम मैटर को क्लासिफाई करने जाएं, आराम से देखना, ठीक है, बेसिक से ही बात करेंगे क्योंकि आपको मैं फील नहीं होने देना चाहता कि आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा, कहने का मतलब ये है। तो मैटर आपने पढ़ा होगा, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, या आप इसको मिक्सचर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, मिक्सचर, ठीक है। चलिए, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा, प्योर सब्सटेंस सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोला सर आपने, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का मतलब सीख लो, ठीक है ना। बेसिक तो है भाई, जब हम टीचर्स के डेमो लेते हैं ना, मतलब अब हम धीरे धीरे उस लेवल पे आ गए हैं, जब हम जो ट्रेनिंग फैकल्टीज आती हैं उनके जब डेमो लेते हैं तो जब इनसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन में पूछता हूँ ना तो वो उसमें भी अटक जाता है, क्योंकि भाई रटना कुछ नहीं होता है, रटने से कुछ नहीं होता। अब जैसे आपसे पार्टिकल का मतलब पूछ ले तो पार्टिकल में वो हर चीज आ रही है, जैसे चाहे एटम हो गया, चाहे मोलिक्यूल हो गया, चाहे आयन हो गया, चाहे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सब चीज पार्टिकल के अंदर ही आती है। तो ये क्या बोल रहा है, सेम काइंड के होने चाहिए, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो इम्प्योर सब्सटेंस में दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो, उसको आप क्या बोलते हो, मिक्सचर बोलते हो। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर हम इनको धीरे धीरे, मैं प्योर सब्सटेंस को तोड़ने वाला हूँ, फिर मैं मिक्सचर को तोड़ने वाला हूँ, धीरे धीरे करके तोड़ने वाला हूँ। बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का ये लेक्चर रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगर हम प्योर सब्सटेंस, और मैंने प्योर सब्सटेंस के बारे में बता दिया, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। मिक्सचर के बारे में बता दिया, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जिसको किसी भी रेशियो में आप मिक्स कर दो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। सर एग्जाम्पल बता दो, अरे भाई एग्जाम्पल में ही आ रहा हूँ, ठीक है ना, अभी प्योर सब्सटेंस को तोड़ने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो अगर जब मैं प्योर सब्सटेंस को तोड़ता हूं, तो प्योर सब्सटेंस को अगर मैं तोड़ूं तो भैया ये टूटता है किस किस में, ये टूटता है एलिमेंट और कंपाउंड में। किस किस में टूटता है बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड में। अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, एलिमेंट और कंपाउंड। अब सर एलिमेंट क्या होता है, तो बेटा एलिमेंट होता है सेम काइंड ऑफ एटम। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। सेम काइंड ऑफ एटम, उनको हम प्योर, ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसमें सेम काइंड के एटम होते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, या आप ऐसे बोल सकते हैं टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाई मास। वापिस बोलूं, दो या दो से ज्यादा एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं कंबाइन होके, फिक्स कंबाइन होते हैं किसमें, फिक्स रेशियो बाई मास में, उसको आप क्या बोलते हो, कंपाउंड बोलते हो, ठीक है। अब जैसे एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। जो आप केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ये जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर माना जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री का वो पार्ट है जिसमें आप कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं, ठीक है ना।
केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं आप, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो 92 एलिमेंट नेचुरल होते हैं। नेचुरल एलिमेंट कितने, 92 एलिमेंट है, बाकी मैन मेड में हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर मैं कंपाउंड के एग्जाम्पल की बात करूं तो कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया CO2, H2O, ये आपने बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए सर, एक बार मतलब समझा दो। मतलब मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, जैसे आपके घर का पानी हो चाहे कहीं का भी पानी हो, उसमें हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन होंगे, 2। इनका जो मास रेशियो होगा वो कितना होगा, इनका जो मास रेशियो होगा वो होगा 1:8। फिक्स रेशियो होता है। क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है। चाहे कहीं का भी पानी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक टॉपिक पे और जाना चाहूंगा, ये मैंने प्योर सब्सटेंस को आपको समझाना चाहा, चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो हमारा मैटर होता है ना, मैटर पे मैं एक बार वापस आता हूं। तो उसकी फिजिकल स्टेट की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में बेटा आप छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या क्या पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में। एक तो सॉलिड पढ़ते हैं, और एक आप लिक्विड पढ़ते हैं, और एक आप गैस पढ़ते हैं। अब कोई ऐसे मत सोच लेना सर प्लाज्मा भी तो होती है, अभी जनरल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिसको आप सॉलिड को डिटेल में पढ़ोगे वो 12th क्लास में जेईई एडवांस में चैप्टर है सॉलिड स्टेट। लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से चैप्टर है, जो मैंने 12th क्लास का चालू कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है, ठीक है ना, लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से। गैसियस स्टेट 11th क्लास का जेईई एडवांस का टॉपिक है। तीनों आपको डिटेल में पढ़ने हैं। जितना आपने अभी तक जितना भी सीखा है, सॉलिड, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, फिर लिक्विड, फिर गैस, ये सब मैं एनसीईआरटी के पैटर्न से आगे बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि कितनी ताकत है हमारे कंटेंट में, ठीक है ना। चलिए, इसमें कन्वर्जन कैसे हो सकता है, सर इसको हीट करो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इसको हीट करो गैस में चेंज हो जाएगा, इसको कूल करो ये लिक्विड ऐसे चेंज हो जाएगा, आराम से देख, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस क्या बोलते थे, बॉइलिंग, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे भी आगे बढ़ते हैं। आइए इसको भी रफ कर देते हैं अपन। इसके बाद अगर मैं प्योर सब्सटेंस को तोड़ दिया मैंने एलिमेंट कंपाउंड में, अब मैं मिक्सचर को तोड़ देता हूं। मिक्सचर को कैसे तोड़ देता हूं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और कैसा मिक्सचर बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा सर होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट अ सब्सटेंस। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ना, मैंने फर्स्ट चैप्टर 12th का स्टार्ट कर रखा है, उसका नाम भी सॉल्यूशन ही है। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सब होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सर जैसे सॉल्ट इन वाटर बचपन में पढ़ते थे, हाँ होमोजीनियस में आएगा। हेट्रोजीनियस में क्या आएगा सर, हेट्रोजीनियस में आएगा सर कि जो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली। कंपोनेंट बोल सकते हो आप, पार्टिकल बोल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे एग्जांपल बताओ सर, सैंड इन वाटर, बहुत फेमस एग्जांपल है। सैंड इन वाटर आप घोलोगे घुल जाएगी, लेकिन जैसे ही रोकोगे वैसे ही वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना। ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और इतना तो आना ही चाहिए भाई आपको। अगर आप 11th क्लास में आ गए हैं तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि ये आपका रिवीजन हो रहा है, बेसिक वाली बात होगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम कौन से स्टेज पे बढ़ सकते हैं, इसके बाद हम बढ़ सकते हैं किस पे बेटा, एटम पे। किस पे बढ़ सकते हैं बेटा, एटम पे। अच्छा सर, हाँ एटम क्या होता है, एटम आपने पढ़ा होगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। उसको हम एटम बोलते हैं। जैसे इस बोर्ड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम है, ठीक है ना। इसके बाद विच ऐसे भी लिखा जाता है कि एटम मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये लाइन भी जोड़ी जाती है। उसको हम सबको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ये डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ी होगी। अच्छा, एटम का जो था ना, परमाणु नाम था पहले महर्षि कनाद, जो इंडियन फिलोसोफर जो हम बोलते हैं, उन्होंने परमाणु बोला था, ठीक है। और जो हम मॉलिक्यूल आज के टाइम पे पढ़ते हैं उसको अणु बोला था। लेकिन उसके बाद बहुत टाइम बाद, ठीक है, डेमोक्रिटस आए, ल्यूकिपस आए, उन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु को एटम नाम दे दिया, अणु को क्या नाम दे दिया, मॉलिक्यूल नाम दे दिया। कुछ नया नहीं किया, बस नाम चेंज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म आती है एटोमियो, ठीक है, एटोमियो। इस टर्म में क्या है, इस टर्म का मतलब होता है नॉन डिविजिबल,
नॉन डिविजिबल, ये मतलब होता है इसका। तो ये सब बातें केवल फिलोसॉफी थी। देखो फिलोसोफर मतलब फिलोसॉफी, बता दिया उन्होंने, कोई कुछ भी नहीं बोला, बस केवल बता दिया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, एटम का मतलब समझ में आ गया, ठीक है सर। तो सर फिर एटम के बारे में सबसे पहली जो साइंटिफिक थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो भी आपको पता है, वो भी आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है, और यहां से जेई ने भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है और एक बार नीट ने भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप इसको हल्के में ना लें, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इतना बेसिक, हाँ इतने बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाता है, और बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं अरे यार इसमें क्या है, इसमें भैया बहुत कुछ है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो ये हमारे डाल्टन जी थे जिन्होंने 1808 में पहली साइंटिफिक थ्योरी, मतलब कुछ पोस्टुलेट दिए। क्या दिए बेटा, पोस्टुलेट, अवधारणाएं हिंदी में बोलते हैं इसको, पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था इनका, सबसे पहला पोस्टुलेट था कि एटम क्या होता है, नॉन डिविजिबल होता है। क्या होता है, नॉन डिविजिबल होता है। सब गलत है, अभी मैं धीरे धीरे करके इन सबको गलत भी प्रूफ करूंगा। अच्छा, एटम नॉन डिविजिबल इन्होंने बताया, 1808 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आज के टाइम पे आप सबको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पता नहीं क्या क्या आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, पॉजिट्रॉन, के, कैप्चर, ये सब चीजें पढ़ने वाले हो। तो सर नॉन डिविजिबल कैसे हुआ, फिर ये तो डिविजिबल है। तो ये हाँ, लेकिन उस फिर सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ही सबसे पहले थे जिन्होंने कोई साइंटिफिक थ्योरी दी थी, जिन्होंने कुछ बातें एटम के बारे में बताई, पोस्टुलेट जिनको हम बोल रहे हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा पोस्टुलेट क्या था सर, इन्होंने बोला कि भैया एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं ना, उनका जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मास सेम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे दो हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम है, बताओ इन दोनों का मास क्या है, सेम है, इनकी शेप, साइज, सब कुछ क्या है, सेम है। लेकिन ये भी डिस्प्रूव हो गया। ये भी डिस्प्रूव कैसे हो गया, ऐसे डिस्प्रूव हो गया कि सर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जब मार्केट में क्या है, आइसोटोप, जब केमिस्ट्री की दुनिया में क्या है, आइसोटोप हुए, तो भैया ये जो आइसोटोप है, ये इसका H, 1s2, 1h1 और 1s3। सर ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये भी आपने पढ़े होंगे, जिनके एटॉमिक, मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी जो आपने नहीं पढ़ी होगी, सब रिवीजन चल रहा है आपका। जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप आराम से देखो, एलिमेंट तो सेम है लेकिन मास तो अलग अलग है, तो ये भी क्या हो गया, डिस्प्रूव हो गया, और ये भी क्या हो गया, डिस्प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए, तीसरा जो इनका पॉइंट था वो ये था कि सर डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं ना, उनके मास डिफरेंट होते हैं, उनकी साइज, शेप सब डिफरेंट होती है। तो ठीक है सर, उन्होंने, आइए इससे समझ लेते हैं। बताओ इन दोनों का मास सेम है क्या, नहीं, इन दोनों का मास सेम नहीं है। लेकिन ये भी डिस्प्रूव हो गया जब केमिस्ट्री की दुनिया में आए आइसोबार्स। अब सर ये आइसोबार्स क्या होते हैं, आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 20, 40 और आर्गन 18, 40। बताओ डिफरेंट एटम है ना, डिफरेंट एटम है ना, तो लेकिन मास तो दोनों का क्या है, सेम है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इसका गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या था इनका, फोर्थ स्टेटमेंट इनका ये था कि जो हमारा कंपाउंड है ना, जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है, वो फिक्स रेशियो होल नंबर में होता है। किस में होता है, जो हमारा कंपाउंड है वो फिक्स रेशियो में, होल नंबर में, एलिमेंट का होल नंबर रेशियो होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। और आसान भाषा में बोलूं, जैसे H2O है, तो कितने एलिमेंट लगे, 2, और हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन के लगे 1, तो इनका रेशियो क्या हुआ, 2:1 हुआ ना, होल नंबर रेशियो है। हाँ, लेकिन ये भी डिस्प्रूव हो गया, कैसे, जब केमिस्ट्री की दुनिया में आए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। कौन आए दुनिया में, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब सर ये क्या होते हैं, आपकी नॉलेज के लिए अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पढ़ाया जाता है, ठीक है। Ti 1.4H, बताओ ये 1.4 और H क्या ये होल नंबर में है, नहीं है। ये क्या होते हैं उन पे दिमाग मत लगाओ, लेकिन ये बात गलत थी कि भैया कंपाउंड जो होते हैं, सारे नहीं होते, लेकिन हाँ काफी हद तक बातें सही थी कि कंपाउंड जो होते हैं
वो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट का फिक्स रेशियो में होते हैं, और जो रेशियो होता है वो होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात क्या थी उनकी? 5वीं बात पे आते हैं, तो चौथी बात भी गलत हो गई। इसके बाद 5वीं बात पे आते हैं। 5वीं बात उन्होंने ये बोली कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या बोला मैंने? कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम का क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ना तो एटम क्रिएट होता है, ना ही एटम डिस्ट्रॉय होता है। और ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि आपने 10th क्लास में ये रिएक्शन पढ़ी होगी, Mg+O2 MgO। ये रिएक्शन पढ़ी होगी, आराम से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी? पढ़ी होगी। तो बताओ, क्या इसमें Mg के 2 एटम, Mg के 2 एटम क्या डिस्ट्रॉय हुए? क्या नहीं हुए, केवल क्या हुआ है? रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो एक केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट होता है, ना एटम डिस्ट्रॉय होता है, केवल क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये पोस्टुलेट थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जो कि मोस्टली गलत ही थे। लेकिन उस टाइम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहले बताने वाले कौन थे? डाल्टन जी। क्लियर हो गई बात? तो ये एटम से रिलेटेड थ्योरी थी, इसलिए मैंने आपको समझा दी है। आराम से देखो, एनसीईआरटी में सारे पोस्टुलेट लिखे हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है सर। अब मैं एटम के आगे की बात करूं तो एटम कि जैसे कि मैंने बोला, एटम क्या होता है? डिविजिबल है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अच्छा सर, ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? इसके बारे में हम जस्ट 10 सेकंड में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? अभी आप जस्ट 10 सेकंड में मैं आपसे वापस मिलता हूं। हाँ भाई, तो कहां पे थे अपन? सब एटॉमिक पार्टिकल पे। तो आओ, सब एटॉमिक पार्टिकल आपने पढ़े होंगे। क्या क्या पढ़ा होगा? एक तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर साइड में लिखता हूं मैं, मेरे को कुछ चीजें और लिखनी है। ठीक है, एक तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, एक आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन, और एक आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन। कुछ भी मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा जब आप सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना। 11th क्लास के सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो ऐसे मत सोचना कि ये लेक्चर बिल्कुल सर ये क्या पढ़ा रहे हो। तो भाई यही चीज आपको लिंक करवाना चाहता हूं मैं कि आप जब 11th में आए ना, तो आपको ज्यादा नया नहीं लगे शुरुआत में। अगर मैं शुरुआत में मोल के बारे में बताने लग गया ना, तो आपको एक कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना? हाँ, मेरी जैसी सिचुएशन हो जाएगी, जैसे मेरी हुई थी ना 11th में, वैसे आपकी भी हो जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी। ठीक है ना? चलिए, तो इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए भैया? चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट चार्ज पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है? एब्सोल्यूट चार्ज का मतलब वैल्यू -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको निकाल के भी बताएंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे होंगे, उसमें मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें आपको ये बताया जाता है। ठीक है ना? चलिए, +1.602 × 10⁻⁻19। ठीक है, जो इनका वैल्यू होती है वो तो सेम होती है, लेकिन साइन देखो अपोजिट है, और इस पे चार्ज कुछ नहीं होता, 0। इसके बाद मास की अगर हम बात करें केजी में, तो इसका होता है 9.1 × 10⁻31 केजी में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? इसके बाद इसका मास होता है 1.6726 प्रोटॉन का × 10⁻27, और इसके बाद इसका होता है 1.6749 × 10⁻27। आराम से देखो, इनका आप आराम से मास देखें केजी में, यू में भी मास लिखा जाता है इनका। किसमें? यू में, एटॉमिक मास यूनिट। उस पर भी आऊंगा, बहुत बेसिक से चैप्टर चालू किया है मैंने। ठीक है ना? एटॉमिक मास यूनिट, इसमें आप आराम से जब इनका मास निकालेंगे ना, तो मैं आप सभी को बता देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत 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 कम होता है। किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से या मास ऑफ न्यूट्रॉन से। अब आपसे अगर एक्चुअल ऑर्डर पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा जो मास होता है ना, एक्चुअल ऑर्डर एक बार पूछा जा चुका है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम कैलकुलेशन में क्या करते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ न्यूट्रॉन के सिमिलर मान के चलते हैं। आराम से देख लो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, वो 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और अप्रोक्सली आपको 1840 भी दिख जाएगा, और अप्रोक्सली आपको 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है 2000 टाइम्स की, ये 9th में भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, 4th चैप्टर में।
तो ये आराम से आप देख लो, इतना टाइम्स होता है, कोई दिक्कत वाली बात। चार्ज आपको बता दिया, मास आपको बता दिया, यू में मास आपको बता दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात मत लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे, अभी मेरे इतने काम की चीज है, आराम से देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, वो चार्ज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो मेरे को कुछ चीजें आपको बतानी है। एक तो आपको बताना है एटॉमिक नंबर, एक आपको बताना है मास नंबर, एक आपको टर्म बतानी है मेरे को न्यूक्लियॉन्स। आइए बता देता हूं। एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में होते हैं? न्यूक्लियस में। जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोटॉन ही होता है। सुन लो अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सब बच्चों को रटा हुआ रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं याद होता है कि इन, ये केवल ये जो बात है ना, वो इन न्यूट्रल एटम आप बोल सकते हैं। केवल किस में बोल सकते हैं बेटा? इन न्यूट्रल एटम। जैसे कोई ऑक्सीजन का एटम है, इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आप आज के बाद जब बोलोगे ना नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, लेकिन किस में होते हैं? इन न्यूट्रल एटम में। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद तीसरा नाम आता है मास नंबर का। मास नंबर, दूसरा नाम मास नंबर, किससे रिप्रेजेंट होता है? ए से। किसके बराबर होता है ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर यूनिट नहीं होती इसकी, नंबर है केवल, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत सारे बच्चे इसी को मास समझ लेते हैं, अरे मास नंबर है, ये नंबर है, इसकी कोई यूनिट वूनिट नहीं है, नंबर है जस्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। ये वर्ड ही नहीं आता बच्चों को कई होगा, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए तो प्रोटॉन निकालना सिखा दिया, इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा दिया, न्यूट्रॉन निकालना सिखा दिया। आइए एक चीज और सिखा देता हूं, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, किसी रिप्रेजेंटेशन किसकी? किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन, उसके कंपोजिशन की, एटम के कंपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है उसको मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, एक्स जेड ए। यहां पे एक्स क्या है? एक्स है सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक्स क्या है बेटा? एक्स है सिंबल ऑफ एलिमेंट। और जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर। जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। ए क्या है यहाँ पे? मास नंबर। ए क्या है बेटा? मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, O816 बताओ कितना एटॉमिक नंबर है इसका? 8। कितना मास नंबर है इसका? 16। एलिमेंट ऑक्सीजन बोला ना मैंने, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। चलिए तो ये मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। आइए अब मैं आपको एक चीज कैलकुलेट करना सिखाता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 चीजें मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूं। फिर आज के लेक्चर को एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास से फिर हम बात करेंगे एटॉमिक मास से। किससे बात करेंगे बेटा? एटॉमिक मास से। पहले तो मैं बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो तो जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन 816, ठीक है, और मैंने लिखा Na+ और मैंने लिखा क्या? Cl-, ठीक है। चलिए तो अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे इसका भी मैं लिख देता हूँ 1123 और इसका भी मैं लिख देता हूँ 17। अच्छा Cl- की जगह अगर मैं और अच्छा सा एग्जांपल ले लूँ N3-, तो N का होता है 7 और इसका क्या होता है 14, ठीक है। चलिए अब मेरे को अगर इसमें नंबर ऑफ क्या निकालने हो? नंबर ऑफ निकालने हो इलेक्ट्रॉन, या सबसे पहले अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हो, तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर कितने होंगे? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रल है ना, तो 8 ही होंगे, न्यूट्रल है इसलिए। हाँ भाई न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होंगे 16 - 8। कितना हो जाएगा? 16 - 8 कितना हो जाएगा? 8। अब मैं आपको एक कमाल की चीज बता देता हूं कि किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है ना, प्लस या माइनस, वो इलेक्ट्रॉन के आने से और जाने से होता है। आराम से सुन लो, जैसे इस पे अगर ध्यान से सुनना, इसमें है ना प्रोटॉन में तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें भी प्रोटॉन कितने होंगे? 11 ही होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें भी न्यूट्रॉन ऐसे निकालेंगे 23 - 11 कितने होंगे? 12। इसमें भी प्रोटॉन कितने होंगे? 7। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 - 7 कितने होंगे? 7। चक्कर पड़ता है किस पे? इलेक्ट्रॉन पे।
जो एटम पे चार्ज आता है ना, प्लस हो चाहे माइनस हो, कितना ही प्लस हो कितना ही माइनस हो, वो इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानो मैं न्यूट्रल हूं, मैं जो अभी खड़ा हूं न्यूट्रल हूं, मेरे ऊपर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर है ना वो सेम है। अब मान लो मेरे ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, बताओ क्या कौन सा नेगेटिव चार्ज आएगा मेरे ऊपर? माइनस का 2 नेगेटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। मान लो मैं न्यूट्रल हूं, मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा मेरे ऊपर? प्लस का 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। इससे सिंपल आपको नहीं समझा सकता। ये बहुत सिंपल तरीका है जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है कि अगर ये न्यूट्रल होता, कितने इलेक्ट्रॉन होते इसके पास? 11। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन गया होगा। जब हमारे अंदर से नेगेटिविटी जाती है ना तो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे तो मैं बच्चों को समझाता हूं। अब तो आप 11th में आ गए। अगर इस पे 1 प्लस चार्ज आया तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए? 1। कई इसका भी फॉर्मूला बना देते हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता भाई, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। अगर 1 प्लस चार्ज आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें? 10। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 3। कितने हो गए? 10। आराम से सीख सकते हैं। अब यार ये तो है ना, आपको 9th तक भी सिखा दिया जाता है। पता है 11th में कैसे क्वेश्चन आते हैं? मैं बताता हूं कैसे आता है। जैसे आपसे पूछा मैंने H2O में नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सर ये तो चक्कर बढ़ गया। जी हाँ, आप समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। सर मैंने आपको 3 क्वेश्चन लिख के बताए, इधर देखना आराम से, ठीक है? इसको तो मैं रफ कर रहा हूं, ये तो बहुत बेसिक से थे। आइए थोड़ा भयानकता की तरफ चलते हैं। H2O में निकालने हैं, ठीक है, और हमको निकालने हैं मान लो CO में निकालने हैं, और हमको निकालने हैं मान लो SO4 2- में निकालने हैं। इसमें मेरे को वही 3 चीजें निकालनी है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और यहां पे मैं मेरा लेक्चर खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? चलिए मैं आपको समझा देता हूं। प्रोटॉन कुछ भी नहीं है, 3 हो मॉलिक्यूल में, 3 हो 4 हो 5 हो, टेंशन मत लो। कैसे निकालोगे? कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एक हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है? अरे एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 होते हैं ना, तो 2 × 1, बस सिंपल। कितने ऑक्सीजन है? 1। एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना होता है? 8। तो 8 × 1, तो बताओ कितने हो गए टोटल प्रोटॉन? 10। आसान है भाई, अलग अलग करके तो निकाल सकते हो ना। तो जितने हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। 2 हाइड्रोजन एटम थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख देता हूं जिससे आपको और अच्छे से 1 × 8, ठीक है? चलिए इलेक्ट्रॉन, क्या मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वापस ऐसा करने की जरूरत है कि नहीं? न्यूट्रल है ना, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। आंख बंद करके लगा दो, सिंपल। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? ऐसे। एक हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? 1 - 1 0। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है? आराम से निकाल लो। O 8 16। हाँ भाई कितने होंगे? 16 - 8 कितने होंगे बेटा? 8। एक ऑक्सीजन में, अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले, ये ऑक्सीजन ही है बेटा, है ना? ये जो मैंने बेकार सा भी बना दिया जल्दबाजी में, वो ऑक्सीजन ही है, ठीक है? आराम से देखो। तो बताओ कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने, एक हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? 0। कितने ऑक्सीजन है? 1। कितने न्यूट्रॉन है? 8। कितने न्यूट्रॉन हुए इसमें? 8। सिंपल। अरे भाई एटम में तो निकाल सकते हो ना न्यूट्रॉन, तो अलग अलग निकाल लो, जितने एटम है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको समझा देता हूं, बताओ क्या समझाऊं? प्रोटॉन समझाऊं? बताओ एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो 1 × 6। कितने कार्बन एटम है? 1। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो कितने हो गए? प्रोटॉन 14। न्यूट्रल है तो बराबर हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? एक कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6, तो 1 × 6। एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 8, तो 1 × 8 कितने हो गए? 14। इसमें निकाल के बताऊं? चलो इसमें निकाल लेते हैं, आ जाओ। अगर मैं SO4 2- की बात करूं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कितने सल्फर है? 1। एक ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो कितने ऑक्सीजन है? 4। तो कितने प्रोटॉन होंगे? 48 प्रोटॉन हो गए, 48। अब मेरे को बताओ, ध्यान से सुनना, अब मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बताऊं क्यों? आइए, अगर इस पे चार्ज नहीं होता, अगर इस पे 2- चार्ज नहीं होता तो कितने इलेक्ट्रॉन बोलते आप? 48। कितने माइनस है इस पे? 2 - बताओ माइनस आने पे कौन ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा? 2। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होता तो कितने होते? 48। कितने एक्स्ट्रा है? 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 50। ऐसे निकाल सकते हो आराम से।
कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से सीखो। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब मान लो मेरे को न्यूट्रॉन निकालना है, तो वही सिंपल, एक सल्फर को पकड़ लो 1632, एक ऑक्सीजन को पकड़ लो 816, इसमें कितने न्यूट्रॉन हुए 16, इसमें कितने न्यूट्रॉन हुए 8, आ जाओ। कितने सल्फर हैं 1, कितने न्यूट्रॉन हुए 16, कितने ऑक्सीजन है 4, कितने न्यूट्रॉन है 8, 8 चौक 32, 32 और 16 48। अब ये इन जनरल ये इस क्वेश्चन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर आ जाएंगे। कई बच्चे क्या सोचते हैं, अपने हिसाब से सोच लेते हैं, टीचर समझा जाता है, बच्चे सोच लेते हैं अच्छा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये केवल इसी क्वेश्चन में आए हैं। तो मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन जो आगे काम आएगा मेरे क्वेश्चन समझाने में, मोल कॉन्सेप्ट में, वो समझा दिया है। बात समझ में आ गई? तो हमने आज का लेक्चर में यही रोकने वाला हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक मास से स्टार्ट करेंगे। और डेफिनेटली आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।